नमस्कार बच्चों, शिक्षा हब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 मैथ चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे आंकड़ों का प्रबंधन यानी डाटा हैंडलिंग। इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले देखेंगे औसत के बारे में। हालांकि औसत के बारे में पहले कुछ बताया गया है कि औसत क्या होता है। इसके लिए हम दो एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। मेरी कक्षा के विद्यार्थियों की औसत यह 12 है, यानी मेरी जो है उसकी कक्षा के औसत विद्यार्थियों की औसत है 12 वर्ष। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनका उम्र 12 वर्ष से ज्यादा होगा और कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनका उम्र 12 वर्ष से कम होगा। लेकिन हम कह सकते हैं कि एवरेज में उन मेरी की कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 12 वर्ष। एक और एग्जाम्पल है कि इस वर्ष का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, यानी पूरे साल जो है तापमान जो है 40 वर्ष है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जनवरी फरवरी में कुछ और डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा और दिसंबर में कुछ और होगा, लेकिन पूरे साल का हम लोग एवरेज निकालते हैं, औसत निकालते हैं, तो 40 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम समझते हैं कि औसत होता क्या है। देखिए, औसत एक ऐसी संख्या है जो प्रेक्षण हो, यानी कोई भी ऑब्जर्वेशन किया है, जैसे साल भर के डाटा का हमने ऑब्जर्वेशन किया कि जनवरी में इतना दिन टेम्परेचर था, फरवरी में इतना दिन टेम्परेचर था, उस तरह से पूरे 12 मंथ में कितना टेम्परेचर था, तो उसको प्रेक्षण कहते हैं। उस डाटे को या आंकड़े को, जो आंकड़े हमने जनवरी से दिसंबर तक के लिए हैं, आंकड़ों के एक समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति है सेंट्रल टेंडेंसी। केंद्रीय प्रवृत्ति सेंट्रल टेंडेंसी को निरूपित करता है, यानी औसत एक ऐसी संख्या होता है जो ऑब्जर्वेशन के मध्य मान को सूचित करता है, यानी सेंट्रल टेंडेंसी को निरूपित करता है या दर्शाता है ना। इसीलिए हमने इस प्रकार से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि औसत जो होता है सबसे अधिक तथा सबसे कम मूल्य के आंकड़ों के बीच होता है, यानी सबसे कम और सबसे ज्यादा के बीच होता है। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे क्लास में 5 विद्यार्थी है। कितने विद्यार्थी है? 5 है, जिनका उम्र है 10, 12, 15, 17 और 13। कुछ इस तरह से हम मान लेते हैं कि हमारे क्लास में 5 विद्यार्थी है जिनका उम्र जो है वो है 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष, 17 वर्ष और 13 वर्ष है। अब इनका औसत निकालना है, तो क्या करते हैं हम लोग? औसत के लिए हम क्या करते हैं? सिंपली इन सारे संख्याओं का योग कर देते हैं और जितने संख्या है उससे डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले इन संख्याओं को जोड़ते हैं, है ना। 10 और 12 22 और 22 5 कितना होता है? 27 10 37 और 37 44 10 54 और 54 10 कितना हो जाएगा? 64 और 64 3 67। यानी इन सारे संख्याओं को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 67, है ना। और जितने संख्या है, जितने हमने बच्चों का उम्र लिया है 1 2 3 4 5, तो उनसे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 13 पॉइंट क्या हो जाएगा? 65 और बचेगा 2, ये 13.4 वर्ष उम्र हो जाएगा। यानी जो बच्चों का 5 बच्चों का उम्र जो हुआ वो एवरेज हो गया। ये क्या हो गया? ये औसत हो गया। क्या हो गया? औसत। क्या हो गया? औसत उम्र 13.4 वर्ष हो गया। इसका कहने का मतलब है कि जो हमने 5 बच्चों का उम्र लिया है 10, 12, 15, 17 और 13, इन बच्चों के औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं? बच्चों के औसत को उम्र निकालने के लिए पहले इन बच्चों के उम्र को योग करते हैं और फिर इनके संख्या से भाग करते हैं। तो देखिए, औसत क्या करता है कि औसत सबसे अधिक तथा सबसे कम मूल्य के आंकड़ों के बीच होता है। देखिए, सबसे कम कितना है? 10 और सबसे ज्यादा कितना है? 17। इन दोनों के बीच में है कि नहीं? 13, है ना। तो इस तरह से हम एवरेज निकालते हैं कि इन संख्याओं के बीच में तो जो मान होता है, सेंट्रल टेंडेंसी होता है, वो निरूपित करता है। यानी बहुत सारे आंकड़े हैं, उसमें एक संख्या को दर्शाने की हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं? औसत बोलते हैं। ठीक है, यानी औसत जो होता है, जो केंद्रीय प्रवृत्ति दिखा रहा है, बीच का वैल्यू दिखा रहा है, उसका एक मापक है। कौन? औसत। ठीक है, अर्थमेटिक मीन के बारे में।
अर्थमेटिक मीन के बारे में हमने क्या बताया? सबसे पहले हमने औसत के बारे में जाना कि औसत जो होता है वह एक केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक होता है, यानी सेंट्रल टेंडेंसी होता है। किसी भी आंकड़े के सेंट्रल टेंडेंसी को दिखाता है, यानी बीच वाले नंबर को बताता है ना। उसी कड़ी में बहुत सारे आंकड़े होंगे, तो उसमें सेंट्रल टेंडेंसी दिखाने वाले सबसे मेन प्रयोग में लाया जाता है समांतर माध्य होता है ना, जिसको अर्थमेटिक मीन कहते हैं, है ना। अब इसको समझते हैं कि अर्थमेटिक मीन होता क्या है। फिर वही यहाँ पर होगा, लगभग समझिए इस तरह से इसको समझिए कि जो औसत निकालने का फॉर्मूला है ना, जो औसत होता है वह सेम टू सेम अर्थमेटिक मीन होता है ना, क्योंकि ये भी सेंट्रल टेंडेंसी को दिखाता है और औसत भी क्या होता है, सेंट्रल टेंडेंसी को दिखाता है। तो इस प्रकार सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है बीच वाले नंबर को। जैसे हम मान लेते हैं कि एक रेखा है, वो 40 लीटर दूध लेती है ना, और रमन जो है 45 लीटर दूध लेता है, 45 लीटर, है ना। अब दोनों का औसत कितना होगा? तो औसत बराबर क्या हो जाएगा? औसत बराबर हो जाएगा, तो जितना लीटर दूध देता है इन दोनों लीटरों को जोड़ेंगे, यानी 40 लीटर प्लस 45 लीटर, और डिवाइडेड बाई किन किन में बांटना है, रेखा और रमन, यानी रेखा एक संख्या हो गई और रमन दो संख्या। इन दोनों संख्याओं को बांटेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 85/2 हो जाएगा, है ना, यानी 44.5 हो जाएगा, है ना। फोर्टी 42.5 हो जाएगा, सॉरी 42.5 हो जाएगा। ये औसत को दिखाएगा, किसको दिखाएगा? औसत को बताएगा कि इतना लीटर दूध जो है, इतना लीटर जो दूध है वो रेखा और रमन के बीच औसत को बताएगा, यानी रेखा और रमन के बीच जो दूध ली है वो 40 लीटर किस बात को बता रहा है? यानी एक तरह से कह सकते हैं कि रेखा और रमन नहीं रहता तो बर्तनों की संख्या होता। मान लीजिए एक बर्तन में 40 लीटर दूध है और एक बर्तन में 45 लीटर है, एक बर्तन में कुछ और रहता है। इस तरह से औसत जब निकालते हैं उन दूध का कि सारे बर्तन में कितना लीटर लगभग दूध आ सकता है, तो उसके लिए भी एवरेज हम लोग इस तरह से प्रयोग करते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इससे हमको ये पता चला कि इसका फॉर्मूला क्या बन सकता है, यानी समांतर माध्य को सिंपली हम लोग माध्य के रूप में लिखते हैं, माध्य के रूप में लिखते हैं। माध्य बराबर क्या हो जाएगा? माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों की, जो प्रेक्षण हमने किया सभी प्रेक्षणों का योग, यानी सभी प्रेक्षणों का योग बट्टा में क्या हो जाएगा? बट्टा में हो जाएगा प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। यानी कोई भी हम लोग डाटा अगर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, कोई भी हम लोग डाटा को ले रहे हैं एनालिसिस करने के लिए, अगर उसका हमको माध्य निकालना है जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन, तो उन सारे डाटा को जोड़ेंगे, जो भी हमने नंबर वाइज लिया है, 5 डाटा लिया है, 6 डाटा लिया, उन सारे संख्याओं को सबसे पहले जोड़ेंगे और उसमें कितनी संख्या है, कितनी संख्या का मतलब वो नंबर में 4 संख्या है, 5 संख्या है, 10 संख्या है, तो उस तरह से हम जोड़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं माध्य को समझने के लिए, एक बल्लेबाज के 6 पारियों के रन है, 36, 35, 50, 46, 60, 55। तो अब जानना हमको ये है कि एक बल्लेबाज जो है एवरेज यानी औसत के अकॉर्डिंग कितना रन मांगता है, यानी उसका माध्य क्या होगा, अर्थमेटिक मीन क्या होगा। तो क्या करेंगे माध्य निकालने के लिए? माध्य निकालने के लिए हम करेंगे इन सारे पारियों के रनों को जोड़ेंगे। जैसे हम 36 प्लस 35 प्लस 50 प्लस 46 प्लस 60 और प्लस 55 और डिवाइड करेंगे कितना से? ये पारी कितना है तो 1 2 3 4 5 6, यानी 6 पारी लिखा हुआ है तो 6 हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तब टोटल जोड़ेंगे 6 5 11, 11 और 6 17, 17 और 5 22, 22 के 2 हासिल 2, 3 3 6, 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 6 20 और 20 और 5 25 और 25 और हमने 2 कर लिखा है ना। जोड़ते हैं एक बार फिर से 6
और 5 11, 11 और 6 17, 17 5 22 के 2 कैरी हुआ हमारा 2, 3 3 6, 6 5 11, 11 और 4 15, 15 और 6 21, 21 5, 21 5 26 और 2 28, यानी 282 और डिवाइडेड बाई क्या करना है हमको 6 करना है। तो 282 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो हमको कितना आएगा, हमको आएगा लगभग 47 के आसपास आएगा। 6 चौके 24 4 और बचेगा 4 और 6 सते 42, यानी ये हमारा रनों का मान आ गया। यानी कहने का मतलब है जो हमारा बल्लेबाज है वो 6 पारियों में औसत कितना रन मारेगा, 47। औसत कहने का मतलब हर पारी में 47 रन मारने का उसका उम्मीद रहेगा, नहीं बोलते हैं। इन सारे संख्याओं को जोड़ते हैं और जितना भी पारी खेले हैं उनमें से डिवाइड करते हैं, तो जो रन निकल करके आता है वह एक माध्य होता है, उसको क्या बोलते हैं, माध्य बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, जिससे ये पता चलता है कि उनके हर एक इनिंग में लगभग वो 47 रन मार सकते हैं। यही सेंट्रल टेंडेंसी माना कि सबसे छोटा इनिंग में कितना रन मारने हैं, देखिए 35, और सबसे बड़े इनिंग में कितना रन मारने हैं 60। इन दोनों के बीच ये नंबर आया कि नहीं 47। यही तो सेंट्रल टेंडेंसी है। अर्थमेटिक मीन जो है एक सेंट्रल टेंडेंसी का मापन होता है। ठीक है, एक चीज और समझने वाली है कि रेंज क्या होता है, यानी उसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं परिसर या प्रसार। देखिए जितने भी डाटा दिया रहेगा, मान लीजिए हमारे पास 5 डाटा है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 3 है, कुछ इस तरह से डाटा दिया हुआ है। तो जो भी डाटा दिया है, जो भी ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, उन ऑब्जर्वेशन में जो सबसे बड़ा वाला नंबर आता है अधिकतम संख्या और सबसे छोटा वाला नंबर रहता है न्यूनतम संख्या, यानी बड़े नंबर अधिकतम संख्या और छोटे वाला नंबर न्यूनतम संख्या का अंतर लेते हैं। क्या लेते हैं, अंतर। यानी सबसे बड़ा संख्या क्या हो गया 10 और सबसे छोटा संख्या क्या हो गया 2, तो क्या आएगा 8। तो यह जो 8 आया है ना, 8 ये क्या है, परिसर है। क्या है, परिसर है। क्या है, ये परिसर है। यानी जो भी हमको ऑब्जर्वेशन डाटा दिया रहेगा, जो भी ऑब्जर्वेशन डाटा दिया रहेगा, उस डाटे में जो सबसे बड़ी संख्या है और जो सबसे छोटी संख्या है, उन संख्याओं का अंतर जो होता है वो परिसर कहलाता है। जैसे हमने यहाँ पर 5 आंकड़े लिए थे, 5 डाटा लिया था, 5 10 2 3 4 6 3, इसमें सबसे छोटा संख्या 2 है और सबसे बड़ा संख्या 10 है। इन दोनों संख्याओं का अंतर जो हुआ 8 आया और ये 8 जो है ये रेंज कहलाएगा। उस ऑब्जर्वेशन का, उस डेटा का रेंज कहलाता है। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि जो भी हमने आज पढ़ा है वो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे कि अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, परिसर कैसे निकालते हैं। इन सारे प्रश्नों को हल करने के लिए हम एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस एग्जांपल से हम लोग देखते हैं क्या है प्रश्न। एक स्कूल के 10 अध्यापकों की वर्षों में याव इस प्रकार है, 32 41 28 54 35 26 23 23 33 38 और 80 है। इसमें हमारा पहला सवाल है कि सबसे बड़ी उम्र वाले अध्यापक की याव क्या है, सबसे बड़ी उम्र वाले, फिर है सबसे छोटी उम्र वाले, फिर है परिसर क्या है, अध्यापकों की याव का परिसर क्या है, और चौथा प्रश्न है कि माध्य क्या है, इनका माध्य क्या है। तो सबसे पहला जो प्रश्न का आंसर होगा, इसमें हम डाटा में देखेंगे। सबसे पहले जो भी हमको ऑब्जर्वेशन दिया रहता है, डाटा दिया रहता है, उसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। किस ऑर्डर में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। क्यों, क्योंकि सबसे छोटा और सबसे बड़ा निकालना उस तरह से आसान हो जाएगा, इस वजह से, है ना। डाटा को सबसे पहले क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में यानी आरोही क्रम में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो लिखते हैं। इसमें सबसे छोटा नंबर कौन है, सबसे छोटा नंबर हम देखें यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है 23 है ना। इसके बाद क्या हो जाएगा, 23 के बाद क्या हो जाएगा, 23 के बाद हो जाएगा हमारा 26 के बाद हो जाएगा 28 के बाद क्या हो जाएगा, 28 के बाद हो जाएगा हमारा 32 के बाद 33 है ना, 33 के बाद 35 के बाद हो जाएगा हमारा 38 के बाद हो जाएगा 41
और 41 के बाद हो जाएगा हमारा 54 और 54 के बाद हो जाएगा हमारा 80, है ना। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आंकड़े को हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब इसमें सबसे पहला प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी उम्र वाले अध्यापक क्या होगा, सबसे बड़ा इसमें कौन है, 80। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा 80 वर्ष, है ना। अब इसमें दूसरा प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा प्रश्न का आंसर हो जाएगा सबसे छोटी उम्र वाला। तो सबसे छोटी उम्र हमने असेंडिंग ऑर्डर में चला, तो सबसे छोटी कौन है, 23 वर्ष। तीसरे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा कि परिसर क्या होता है, तो परिसर क्या होता है, अधिकतम मान में से न्यूनतम मान को घटाते हैं। अधिकतम कितना है 80 और न्यूनतम कितना है 23, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 57, ये हो जाएगा 57 वाई हो जाएगा। उम्र इसको पा सकते हैं, है ना। 57 वर्ष के सभी लोग उम्र, सबका उम्र कितना है परिसर में 57 वर्ष आ जाएगा, है। अब हम बात करते हैं इन अध्यापकों की माध्य आयु क्या है ना। सबसे पहले इसको इरेज करते हैं, है ना। तो चौथा प्रश्न है अध्यापकों की माध्य आयु निकालना था, तो क्या करेंगे, सभी आंकड़ों को ऐड करेंगे, है ना। सबको ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा 23 प्लस 26 प्लस 28, है ना। इसके बाद क्या हो जाएगा 33 प्लस 35 प्लस 38 प्लस 41 प्लस 54 और प्लस 80, है ना। और डिवाइडेड बाई कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। 10 है तो 10 से डिवाइड कर देंगे। चलिए, तो अध्यापकों की माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, सारे जो संख्या हमने असेंडिंग ऑर्डर में सजा था सबको हमने लिख दिया है, यानी सारे संख्याओं का योग बटा टोटल नंबर अध्यापक की संख्या। अब सबको जोड़ते हैं, 3 6 9 9 8 14 14 14 2 16 16 3 19 19 5 24 24 24 8 32 32 3 6 9 9 8 17 17 2 19 19 3 22 22 पर 27 27 8 35 35 1 36 50 40 के 0 हासिल 4 2 2 4 2 6 6 3 9 9 3 12 12 3 15 15 3 18 18 4 22 22 पर 27 27 8 35 4 39 यानी 390। और टोटल संख्या कितना था 10, तो 0 से 0 कटेगा यानी कितना हो जाएगा 39 वर्ष। यानी अध्यापकों का माध्य आयु का औसत निकल गया ना, कितना आ गया 39 वर्ष। अध्यापकों के माध्य का औसत आयु कितना हो गया 39 वर्ष। तो इस तरह से हमने इस पहले चैप्टर में पहला टॉपिक अर्थमेटिक मीन निकालने के बारे में देखा। अब हम लोग थोड़ा सा बहुलक के बारे में बात करते हैं, है ना, कि बहुलक क्या होता है। इस चैप्टर में 3 को हमको मेन टॉपिक पढ़ना है, मीन मोड मीडियन। तो हमने सबसे पहले मीन के बारे में पढ़ा, अर्थमेटिक मीन के बारे में। अब हम लोग मोड के बारे में जानते हैं कि मोड क्या होता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो बहुलक क्या होता है, अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे क्या होता है बहुलक। तो हालांकि हमने देखिए सेंट्रल टेंडेंसी जो होता है केवल अर्थमेटिक मीन का ही नहीं होता है, उसमें अगला जो होता है मोड का भी होता है। यानी सेंट्रल टेंडेंसी मोड भी एक तरह का सेंट्रल टेंडेंसी वाला आंकड़ा है ना। जैसे प्रेक्षणों के समूह में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण इस समूह का बहुलक कहलाता है ना। क्या है कि जो भी हमने ऑब्जर्वेशन डेटा लिया है उस डेटे में जो नंबर सबसे अधिक बार आया है उसको हम लोग क्या कहते हैं बहुलक कहते हैं, है ना। जैसे देखिए यहाँ पर हमने एक आंकड़ा लिया है, डेटा लिया है 1 1 2 4 3 2 1 2 2 4। तो इस डाटे के अकॉर्डिंग एक कितनी बार आया है, 1 2 3 बार, 3 बार, है ना। एक कितना बार आया है, 3 बार आया है। 2 1 2 3 4, तो 2 कितना बार आया है, 4 बार आया है, 4 टाइम्स। और 1 कितना है, 3 टाइम्स। अब देखिए 3 कितना बार आया, 3 1 बार आया है,
है ना। 4 कितना बार आया है, 4 भी जो है एक बार आया है, 4 भी जो है एक बार आया है ना। अब देखिए इसमें हमने क्या बताया कि बहुलक होता है, जो भी डेटा दिया है उसमें सबसे अधिक बार कौन आया है, तो देखिए सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 2 जो है वो 4 टाइम्स आया है। यानी इस आंकड़े का बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा 2। यानी 4 बार आए तो 4 नहीं होगा, जो डेटा दिया हुआ है सबसे अधिक बार जो नंबर है ना वो बहुलक होगा। इसमें सबसे ज्यादा सबसे अधिक बार कौन लिखा है, नंबर 2 लिखा है, 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स जो नंबर लिखा है वो बहुलक होता है। चलिए हम कुछ इसका और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एक हमने ये डाटा लिखा है, ये जो है कोई एक फुटबॉल टीम है जो मैच खेलती है ना, बहुत सारा मैच खेलती है, लगभग यहाँ पर बहुत सारा मैच खेलती है। देखिए कितना खेले, 9 और 14, 23 23 7 20, अब 20 5 25 25 3 28 28 2 30, यानी जो मैच खेलने वाली संख्या है यहाँ पर जो दिया गया है, सॉरी यहाँ पर 40 हो जाएगा, 9 14 कितना हो जाएगा, 23 23 7 30 5 35 3 38 2 40, यानी 40 मैच खेलता है। यानी फुटबॉल टीम जो है एक मैच खेलता है जो 40 मैच खेलता है, उसमें हारने और जीतने का जो अंतर होता है, यानी सॉरी ये तो जीता हुआ मैच है फुटबॉल टीम का, देखिए गोल का अंतर है, ये अंतर है गोल का, है ना। एक गोल से जीतने वाला मैच 9 गो है, 2 गोल से जीतने वाला मैच 14 है, 3 गोल से जीतने वाला मैच 7 है, 4 गोल से जीतने वाला मैच 5 है, और 5 गोल से जीतने वाला मैच 3 है, 6 गोल से जीतने वाला मैच 2 है। तब इस आंकड़ों को देख करके हम कैसे बताएंगे कि बहुलक कितना है, तो देखिए इसमें हम लोग देखेंगे कि जो मैचों की संख्या है वो सबसे ज्यादा बार कितना है, 14 है ना। जो 2 गोल के अंतर से जीतने वाला जो संख्या है वो 14 बार है, यानी सबसे ज्यादा जो मैच जीता है टीम वो 2 गोल से जीता है। इसीलिए इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा यानी बहुलक जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा 2, यानी 2 गोल के अंतर से सबसे ज्यादा मैच जीता है। इस तरह के जो भी डाटा दिया रहेंगे, आंकड़े दिए रहेंगे, ऑब्जर्वेशन दिया रहेगा, उसका हम लोग बहुलक निकालते हैं। एक बात ये भी देखने को मिलता है कि जो बहुलक होता है यानी मोड जो होता है, मोड उसमें क्या 2 मोड किसी डाटा का हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे। जैसे हमारे पास एक डेटा है 2 2 2 3 3 5 5 5 6 6 और 8, कुछ इस तरह के हमारे पास एक डेटा है, और इस डेटा में पूछा गया है कि बताइए बहुलक क्या है, पूछा गया है बहुलक बताइए क्या होगा, क्या होगा बहुलक, आप सोचिए और बताइए। देखिए हमने क्या बताया कि सारे डेटा को हम लोग काउंटिंग करके देखते हैं कि कौन संख्या कितनी बार आया है, तो देखिए 2 जो है 3 बार आया है, 5 जो है वो भी 3 बार आया है, 6 2 बार आया है, और 3 भी 2 बार आया है ना, 2 बार आया है, और ये जो है 1 बार आया है, 8 जो है 1 बार आया है ना। तो इस डेटा का आंकड़ा का बहुलक क्या होगा, तो इस डेटा का बहुलक हो जाएगा 2 भी होगा और 5 भी होगा, क्योंकि 2 जो है वो 3 टाइम्स आया है और 5 भी है 3 टाइम्स है। तो इस बात से हम कह सकते हैं कि बहुलक जो होता है किसी भी डेटा का 2 नंबर आ सकता है, क्योंकि दोनों नंबर देखिए इस डेटा में सबसे ज्यादा बार कौन है, 2 भी 3 बार आया है और 5 भी 3 है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 2 और 5 दोनों हो जाएगा। माध्यक के बारे में जानते हैं कि माध्यक क्या होता है। देखिए माध्यक उन आंकड़ों को बताता है जो आंकड़ों के मध्य में होता है, यानी बहुत सारे नंबर है, उन सारे नंबरों के बीच में जो नंबर होगा उन संख्या को हम मीडियन कहते हैं। हमने माध्य में देखा कि माध्य जो होता है, अर्थमेटिक मीन जो होता है, वो भी सेंट्रल टेंडेंसी को बताता है, यानी आंकड़ों के बीच वाली संख्या को बताता है। बहुलक जो होता है, मोड जो होता है, वो भी
जो है सेंट्रल टेंडेंसी को बताता है, बहुत बार जो संख्या आता है उसको लिखते हैं। लेकिन मीडियन भी जो होता है, उन जो नंबर लिखा हुआ है, जो डेटा दिया हुआ है, आंकड़े दिए हुए हैं, उन आंकड़ों के मध्य में जो नंबर होता है उसको हम लोग मीडियन कहते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं, हमारे पास एक डेटा है 24, 36, 47, है ना, 17, 18 और 25, 35। इस तरह से हमारे पास नंबर है। देखिए मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले उन जो डेटा दिया रहता है, उन जो नंबर दिए रहते हैं, उन नंबरों को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे? तो सबसे छोटा नंबर से शुरुआत करते हैं, 17, 18, है ना, 17, 18, 24, 25, है ना, इसके बाद है 35, इसके बाद है 36 और इसके बाद है 47। सबसे पहले हमने उन आंकड़ों का प्रेक्षण का, ऑब्जर्वेशन का हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। क्या लिखा? असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद सबसे बीच वाला नंबर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, तो 7 में 3 नंबर इधर और 3 नंबर इधर, तो बीच में हमारा नंबर क्या बचा? 25। तो माध्यक क्या हो गया? माध्यक जो हो गया इस पूरे डेटा का 25 हो गया, यानी पूरे डेटा का 25 हो गया। एक बात इसमें और ध्यान रखने वाला है, हालांकि अभी 7th क्लास में हम लोग देख रहे हैं, तो कि जितने भी डेटा इस तरह से दिए रहेंगे उन सबसे सारी डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखने, लेकिन अंतर देखने को मिलेगा जब ये डेटा ओड नंबर में रहता है तब तो ये ठीक है, लेकिन जब ये इवन नंबर में हो जाएगा, मान लीजिए 7 यहाँ पर डेटा है तो बीच वाला लिख दिए, लेकिन अगर 7 की जगह 8 डेटा रहता तो क्या करते हैं? जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर एक मिनट मिटाते हैं। जैसे हमारे पास एक और डाटा है, जैसे हमारे पास 2 है, 4 है, 9 है, 7 है, 3 है ना, इस तरह से हमारे पास डेटा है। इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। तो देखिए 2 डेटा इधर, 2 डेटा, बीच वाला क्या हो जाएगा? माध्यक हो। लेकिन हम कह रहे हैं कि एक और इसमें मान लीजिए 6 ऐड हो गया, क्या हो जाएगा? इसमें और एक हम नंबर 6 लिख दिए, तब इस डाटे का बहुलक क्या होगा? तो उस केस में जब ये नंबरों की संख्या जब इवन नंबर में हो जाती है, तो उस केस में जितने भी नंबर हैं उनको बीच वाले संख्या देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक और डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में इनको पूरे लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? 2, 3, 4, 6, 7 और 9। तो देखिए अब बीच में कौन सा डेटा बचेगा? 2 इधर छोड़ेंगे, 2 इधर छोड़ेंगे, तो बीच में हमारे पास 2 डेटा बच गए, है ना। बीच में जो 2 नंबर बच गया, उन दोनों नंबरों का हम लोग एवरेज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एवरेज। तो क्या होता है? औसत। शुरुआत में बताया था ना, औसत क्या होता है? औसत क्या होता है? उन दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए और जितनी संख्या उसे डिवाइड करिए। 1 2 संख्या तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो दोनों को डिवाइड करने पर क्या आएगा? 5 आएगा। तो यानी इस डेटे का हमारा जो माध्य हो जाएगा, माध्यक जो हो जाएगा, माध्यक कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आज पूरे चैप्टर में माध्यिका और बहुलक यानी अर्थमेटिक निकालने के लिए सीखा, मोड निकालने के लिए हम लोगों ने सीखा और मीडियन निकालने के लिए सीखा। तो इस तरह से क्लास जो चैप्टर 3 है क्लास 7 का, उसमें हमने पूरे कंप्लीट कर लिया है।